हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। अभी हम लास्ट वीडियो में अध्ययन कर रहे थे डीकोस के तत्वों के रंग के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो देखो क्या है, डीकोस के तत्वों के रंग कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो देखो, रंग का जो अपना टॉपिक है इसका अध्ययन हम इस प्रकार से करते हैं 3 भागों में कि भाई कौन से संक्रमण तत्व रंग दर्शाते हैं और कौन से नहीं दर्शाते हैं। उसके अलावा हम दूसरा पॉइंट अध्ययन करते हैं कि कौन सा रंग दर्शाएंगे, कौन सा रंग दर्शाते हैं। उसके अलावा हम ये प्रदर्शित करेंगे कि रंग प्रदर्शित करने का कारण क्या है। उसके बाद में हम ये बताएंगे कि जो रंग प्रदर्शित हुआ है तो वो कौन से संक्रमण के कारण रंग प्रदर्शित हुआ है। ठीक, अच्छा देखो, कौन से संक्रमण तत्व रंग दर्शाते हैं तो इसके लिए हम कहते हैं जहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो उनके पास वो रंग दर्शाएंगे, कौन से नहीं दर्शाएंगे। जिनके पास में सभी पूर्णपूरित इलेक्ट्रॉन विन्यास हो, या हम कहते हैं D10 इलेक्ट्रॉन विन्यास या D0 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले रंग नहीं दर्शाते हैं। इसमें अपवाद है, एक तो KMnO4 जो Mn+ से ऑक्सीजन अवस्था में D0 इलेक्ट्रॉन विन्यास रखता है जो बैंगनी रंग दर्शाता है, और एक अपने पास है K2Cr2O7 जहाँ क्रोमियम +6 ऑक्सीजन अवस्था रखता है और +6 ऑक्सीजन अवस्था में उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास D0 था, लेकिन वो फिर भी नारंगी रंग दर्शाता है। अब हम देखते हैं कि जब वो रंग दर्शाएं तो वो कौन सा रंग दर्शाएं। ठीक, अच्छा अब देखो क्या है, यदि हम किसी संक्रमण तत्वों का कोई यौगिक है उस पर प्रकाश डालें और उसने सभी रंग के प्रकाश का अवशोषण कर लिए, क्या करे, सभी रंग के प्रकाश का अवशोषण कर ले, सभी रंग के प्रकाश का अवशोषण कर ले, सभी रंग के प्रकाश का अवशोषण कर ले तो वो काला रंग प्रदर्शित करेगा। और यदि किसी भी रंग के प्रकाश का, किसी भी रंग के प्रकाश का अवशोषण नहीं करे, किसी भी रंग के प्रकाश का अवशोषण नहीं करे तो वो रंगहीन होता है, जिसे हम कहते हैं श्वेत रंग। अच्छा अब देखो, तीसरा ये बात हो जाए कि किसी भी रंग के प्रकाश का अवशोषण कर ले, किसी भी रंग के प्रकाश का अवशोषण कर ले तो देखो क्या है, जैसे मान लो हो सकता है लाल रंग के प्रकाश का अवशोषण कर ले, हो सकता है पीले रंग का प्रकाश का अवशोषण कर ले। किसी भी रंग के प्रकाश का अवशोषण कर ले तो पूरक रंग दर्शाता है। कौन सा रंग दर्शाता है? पूरक रंग दर्शाता है। भाई देखो, ऐसा है कि ये पूरक कोई रंग नहीं है। पूरक क्या होता है, एक कोई रंग है उसका कोई सप्लीमेंट्री कलर होता है, वो उसका पूरक रंग कहलाता है। अब हम देखेंगे ये पूरक रंग कौन कौन से होते हैं। हमें कुछ नहीं ध्यान रखना है, हमें पता है जो अपने 7 रंग होते हैं विबग्योर, 7 रंग होते हैं विबग्योर, उनमें से हमें ऐसे बना लेना है 3 लाइन। हमें आई को भूल जाना है और ऐसे करना है, आई को भूलकर VBGYOR, ये एक दूसरे के पूरक रंग है। जैसे बैंगनी रंग का पूरक रंग हो गया येलो, ब्लू का हो गया ऑरेंज, ग्रीन का हो गया रेड, फिर ऑरेंज का हो जाएगा ब्लू। ऐसे यदि मैं कहूँ, अब देखो प्रश्न ये आ जाए, मान लो कि एक संकुल यौगिक ए एक संकुल यौगिक है, एक संकुल यौगिक है जो लाल रंग का प्रकाश अवशोषित करता है, लाल रंग का प्रकाश अवशोषित करता है तो प्रदर्शित रंग होगा। यह आपसे कह देगा कि कौन सा रंग दर्शाएगा। तो देखना क्या है, आपके ऑप्शन में मान लो ये है, लाल भी है, नारंगी रंग भी है, पीला भी है, और एक आ जाए आपके पास में हरा रंग भी है। यदि या आपको पता है कि लाल रंग का पूरक रंग क्या है
तो ठीक है, नहीं पता है तो अपना ये एक छोटा सा चार्ट है, 3 लाइन उनको बना लेना। यदि लाल रंग के प्रकाश का उत्सर्जित किया तो आपको पता उसका पूरक रंग क्या हो जाएगा, ग्रीन, हरा। तो कौन सा रंग प्रदर्शित करेगा, वो हरा रंग प्रदर्शित करेगा। ठीक, ये प्रश्न होगा इस प्रकार से। अच्छा, अब हम देखा हमने डी उपकोष के जो तत्व हैं वो कौन कौन से रंग प्रदर्शित करेंगे वो देख लिया, कौन रंग प्रदर्शित करेगा और कौन सा संकरण तत्व रंग प्रदर्शित नहीं करेगा, कौन से आयन रंग दर्शाएंगे, कौन से आयन रंग नहीं दर्शाएंगे, ये भी हमने सीख लिया। अब हम देखते हैं कि ऐसा क्या घटना होती है जिसके कारण ये रंग दर्शाते हैं, या हम दूसरे शब्दों में कहते हैं कि रंग प्रदर्शित करने का कारण क्या है। तो देखना क्या कारण है। अच्छा देखो, हम पढ़ रहे हैं डी उपकोष के तत्वों में या संक्रमण तत्वों में रंग। हमें पता है डी उपकोष में कुल कक्षक होते हैं 5। तो देखना क्या है कि डी उपकोष में 5 कक्षक होते हैं। डी उपकोष में 5 कक्षक होते हैं। इनकी ऊर्जा लगभग बराबर होती है, इसलिए इन्हें हम कहते हैं समभ्रंश या डीजेनरेट कक्षक। ठीक, अच्छा देखो क्या है, डी उपकोष में भाई ये 5 कक्षक हैं। जो ये इस प्रकार से हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर और एक होता है डी जेड स्क्वायर। ये 5 कक्षक है, इनकी ऊर्जा लगभग बराबर है, इसलिए इन्हें हम कहते हैं समभ्रंश कक्षक। लेकिन इनकी जो डी उपकोष के जो कक्षक हैं उनकी आकृति होती है डबल डंबलाकार, या हम कहते हैं द्विडंबलाकार। द्विडंबलाकार ऐसे, ये एक डंबल और ये दूसरा डंबल, द्विडंबलाकार आकृति होती है डी उपकोष के कक्षकों की, जो 5 कक्षक है उनकी। लेकिन इनकी अक्षीय स्थिति के हिसाब से देखें तो देखो क्या है, अक्ष अपने 3 अक्ष होती हैं, एक अक्ष एक्स अक्ष है, एक वाई अक्ष है, एक अक्ष होती है आपके पास जेड अक्ष होती है। तो इन अक्षीय स्थिति के आधार पर हम देखें तो ये 2 भागों में हो जाते हैं, 3 तो ये एक जैसे और ये 2 एक जैसे हो जाते हैं। इसका मतलब आकृति अक्षीय स्थिति के हिसाब से अलग अलग रहती है इनकी। अच्छा, अब देखो क्या कारण रहता है कि अब ये रंग प्रदर्शित करेंगे। देखना क्या है कि डी उपकोष के तत्व, डी उपकोष के तत्व जब कोई संकुल यौगिक बनाते हैं, संकुल यौगिक बनाते हैं तो हम संकुल यौगिकों को कुछ इस प्रकार से दर्शाते हैं, जैसे हमने लिख दिया K4 FeCN6। हम छोटी सी जानकारी यहाँ दे देते हैं, उसके अलावा हमें ये पूरा पाठ ही पढ़ना है। उपसंयोगिक यूनिट संख्या 8, इसे हम कहते हैं सरल धनायन। यहाँ जो रहता है उसे हम कहते हैं धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु या सेंट्रल मेटल एटम। यहाँ रहता है उसे हम कहते हैं लिगेंड। अच्छा, अब देखो क्या है, जब ये संकुल यौगिक बनाते हैं, कौन संक्रमण तत्व जो संकुल यौगिक बनाते हैं, उस स्थिति में ये लिगेंड के साथ बंध बनाते हैं। और लिगेंड सामान्यतः उदासीन होगा या क्या होता है, ऋणावेशित। धनावेशित लिगेंड बहुत कम होते हैं। तो जैसे ही लिगेंड इनके संपर्क में आता है तो एक सिद्धांत हम पढ़ेंगे CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वो ये कहता है जैसे ही लिगेंड के संपर्क में आएंगे ये, तो डी उपकोष के कक्षक हैं वो 2 भागों में विभक्त हो जाते हैं, जिनमें 3 DXY, DYZ और DXZ, इन तीनों का जोड़ा सेट एक साथ रहता है, इन दोनों का जोड़ा एक साथ रहता है। अच्छा, और ये इस प्रकार से विभक्त होते हैं 2 भागों में। देखना, ये 5 कक्षक हैं। यदि ये मान लो अष्टफलकीय संकुल यौगिक बनाए, उस स्थिति में इस प्रकार से इनमें विभाजन होता है। इन्हें हम कहते हैं T2G, इसे हम कहते हैं EG। इस प्रकार से विभाजन होता है। ठीक, यदि ये चतुष्फलकीय संकुल यौगिक बनाए तो इन ही 5 कक्षकों में देखना इस प्रकार से विभाजन होगा। यहाँ नीचे EG सेट रह जाएगा और यहाँ क्या रह जाएगा, T2। किसमें, चतुष्फलकीय में। ये रहता है अपने अष्टफलकीय में। और यदि वर्गाकार समतलीय संकुल यौगिक है तो उसमें देखना विभाजन इस प्रकार से हो जाता है। ये DXZ, DYZ सबसे कम ऊर्जा का, उसके बाद में होता है DZ स्क्वायर, उसके बाद में ये 2 कक्षक, ये DX स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर और ये XY, ये DXY।
ये कक्षक, इस प्रकार से इनमें विभाजन होता है। यदि वर्गाकार समतलीय है तो, कौन सा? वर्गाकार समतलीय संकुल यौगिक है, वर्गाकार समतलीय संकुल यौगिक है तो इस प्रकार से विभाजन होगा। पांचों कक्षक इस प्रकार से बट गए। चतुष्फल के संकुल यौगिक है तो इस प्रकार से बट गए, और अष्टफल के संकुल यौगिक है तो इस प्रकार से बट गए। ठीक, अच्छा देखो ये तो हो गया इनमें विपाटन। अच्छा जैसे ही अब क्या होगा कि किसी भी रंग के प्रकाश यहाँ डाला जाए, ये द्वीप कोश के तत्व हैं, यहाँ कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ भी रहते हैं। ठीक, हो सकता है 3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है 2 हो सकता है 5, कितने भी हो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ रहते हैं। जैसे ही किसी भी रंग के प्रकाश यहाँ डाला जाता है तो उस प्रकाश, किसी भी रंग के प्रकाश का ये क्या कर लेते हैं? अवशोषण कर लेते हैं। जैसे ही किसी भी रंग के प्रकाश यहाँ डाला गया, उस रंग के प्रकाश का इन्होंने अवशोषण कर लिया। अवशोषण कर लिया तो अब इनकी ऊर्जा बढ़ गई, ऊर्जा बढ़ गई तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निम्न ऊर्जा स्तर से कहाँ चला गया? उच्च ऊर्जा स्तर में। हम ये कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? निम्न ऊर्जा स्तर से, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला गया, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला गया। कुछ समय पश्चात जब ये इलेक्ट्रॉन, अच्छा गया क्यों है? क्योंकि जैसे इसने, इस संकुल यौगिक ने किसी भी रंग के प्रकाश का अवशोषण किया तो उनकी ऊर्जा बढ़ गई, ऊर्जा बढ़ते ये उच्च ऊर्जा स्तर में चला गया इलेक्ट्रॉन। अच्छा अब ये जो उच्च ऊर्जा स्तर से, मान लो जैसे ही ये निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा, वापिस आएगा, उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा, तो जितनी ऊर्जा लेके गया है उससे थोड़ी बहुत कम ऊर्जा का क्या करेगा? ये उत्सर्जन करेगा। जब ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, उत्सर्जन करेगा तो हमें जो उत्सर्जित ऊर्जा है, कौन सी ऊर्जा? उत्सर्जित ऊर्जा रंग के रूप में दिखाई देती है, रंग के रूप में दिखाई देती है। ठीक, तो हम क्या कहेंगे संकरण तत्वों के रंग प्रदर्शित करने का कारण कि संक्रमण तत्व दो भाग, जब संकुल यौगिक बनाते हैं तो जैसे लिगेंड के संपर्क में आते हैं तो ये दो भागों में विभक्त हो जाते हैं। उस स्थिति में ये जब किसी भी रंग के प्रकाश का अवशोषण करते हैं तो ये, इनके इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, और उच्च ऊर्जा स्तर से जब निम्न ऊर्जा स्तर में आते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, और उत्सर्जित ऊर्जा हमें रंग के रूप में दिखाई देती है। तो ये अपना हो गया कौन से संकरण तत्व रंग दर्शाएंगे, कौन से नहीं दर्शाएंगे, वो हो गया। संकरण तत्व कौन से रंग प्रदर्शित करेंगे, वो हो गया। और संकरण तत्व रंग प्रदर्शित करने का कारण क्या है, वो भी हमने सीख लिया। अच्छा सेम ऐसा ही अपने चतुष्फल के संकुल यौगिक में होगा। इनमें भी क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा? निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाना, और उच्च से वापस क्या है? निम्न में आना। अच्छा वर्गाकार समतलीय अपने पास में, तो वर्गाकार समतलीय की भी यही कहानी है। हो सकता है जाएं और वापस से क्या आ जाएं, ये निम्न ऊर्जा स्तर में आए और क्या प्रदर्शित करें? रंग प्रदर्शित करें। अच्छा अब एक चीज़ रहेगी कि यहाँ होने वाला संक्रमण कौन सा है? संक्रमण का मतलब हो सकता है यहाँ जो संक्रमण है वो DF प्रकार का संक्रमण हो, या DD संक्रमण हो, DF संक्रमण हो, या हो सकता है DD संक्रमण हो, DF संक्रमण हो, कोई सा भी। अच्छा अब देखो यहाँ देखो क्या है, ये भी द्वीप कोश के कक्षक हैं, ये भी द्वीप कोश के कक्षक है, यहाँ ये सब द्वीप कोश के कक्षक है। इसलिए हम कहेंगे यहाँ जो संक्रमण है वो कौन सा संक्रमण है? DD संक्रमण है। ठीक है, ये हमने संक्रमण सीख लिया। अच्छा अब देखो क्या है, अब इनके एक दो प्रश्न कर लेते हैं रंग के आधार पर। एक प्रश्न है कि स्केडियम के समस्त यौगिक, स्केडियम के समस्त यौगिक रंगहीन होते हैं, रंगहीन होते हैं, रंगहीन होते हैं क्यों? अच्छा देखो इसका कारण क्या है, स्केडियम जो भी यौगिक बनाए
तो उसके सभी यौगिक क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं। इसका कारण ये होता है कि जो स्केडियम है, स्केडियम केवल +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, केवल +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। अच्छा, इसका कारण ये है कि ये +3 ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्यों दर्शाता है, जिसका कारण ये है कि स्केडियम के लिए द्वितीय और तृतीय आयनन एंथैल्पी दोनों के मान लगभग बराबर होते हैं, इसलिए केवल +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। अच्छा, अब देखो +3 ऑक्सीकरण अवस्था में ऐसा क्या हुआ कि ये रंग नहीं दर्शा रहा। तो देखो स्केडियम का परमाणु क्रमांक 21 है। यदि हम इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखें तो स्केडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये इस प्रकार से है 4s2 3d1। यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्केडियम 3+ का लिखें, +3 ऑक्सीजन अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो ये आएगा Ar 4s3d। 3 इलेक्ट्रॉन कम करने पड़ेंगे तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे s उपकोष से, यहाँ बच गए 0। कितने इलेक्ट्रॉन और निकालना पड़ेगा, 1, तो यहाँ भी क्या बच गए 0। तो हम कहेंगे कि यहाँ अब इसका क्या है, यहाँ D उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी कैसा भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, न अयुग्मित है न और कोई सा है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन न है। डी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। कब, जब स्केडियम कौन सी ऑक्सीजन अवस्था दर्शाए, +3, तो हम कहेंगे +3 ऑक्सीजन अवस्था में डी उपकोष में एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। उस स्थिति में स्केडियम जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो रंग नहीं दर्शाएगा, रंग नहीं दर्शाएगा तो समस्त यौगिक क्या रहेंगे, रंगहीन रहेंगे। ठीक। अच्छा, अब देखो एक प्रश्न और है, हमें ये देखना है कि टाइटेनियम 3+, वेनेडियम 3+ और टाइटेनियम +4, Zn+2 में कौन रंग प्रदर्शित करेगा, कौन रंग प्रदर्शित करेगा। ठीक है। अच्छा देखो क्या है, सबसे पहले इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें। जैसे हमें लिखना है टाइटेनियम का, एक वेनेडियम का और एक हमें चाहिए यहाँ जिंक का। तो देखो सबसे पहले हम सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक रहता है 22। इसका मतलब डी उपकोष में यहाँ आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4s2 3d2। वेनेडियम का परमाणु क्रमांक है 23। यहाँ इसका मतलब है कि डी उपकोष में आएंगे 3 इलेक्ट्रॉन, 4s2 3d3। जिंक का परमाणु क्रमांक 30 है, तो यहाँ 30 है तो डी उपकोष में इसके पास में आएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अच्छा, अब इनके जो ऑक्सीकरण अवस्था दी गई है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। हमें चाहिए यहाँ टाइटेनियम +3 का, हमें चाहिए टाइटेनियम +4 का, उसके अलावा हमें चाहिए वेनेडियम +3 का और Zn+2 का। तो देखो क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। 3, यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इसमें 4 निकलेंगे, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकालें तो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन s उपकोष से, एक d से जाएगा तो d में कितना बच गया, 1। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हो गया 4s0 3d1। इसका ये हो जाएगा जब 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो 2 यहाँ से 2 यहाँ से, तो ये हो गया 4s0 3d0। अच्छा, अब देखो क्या है, यहाँ तो डी उपकोष में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ये रहा, 5 कक्षा के 1 इलेक्ट्रॉन है तो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये तो रंग दर्शाएगा। और टाइटेनियम +4 के पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये रंग नहीं दर्शाएगा। अब हम आते हैं वेनेडियम 3+, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हमें, 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालते, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो ये बच गया 4s0 3d2। 3d2 का मतलब है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस प्रकार से होगा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, ये अयुग्मित है इसलिए ये भी क्या होगा, रंग दर्शाएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं जिंक के लिए कि तो Zn+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा ये 4s0 3d10 3d10 और d10 का मतलब ये है इन यदि हम 5 कक्षकों में इलेक्ट्रॉन हमें भरने पड़ेंगे, अब 10, तो 10 इलेक्ट्रॉनों को हम इस प्रकार से भरेंगे और इसे हम कहते हैं पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं, पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, यहाँ एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए dd संक्रमण नहीं हो सकता तो Zn+2 भी रंग प्रदर्शित नहीं करेगा। तो देखो क्या है, अपना ये कौन रंग प्रदर्शित करेगा, टाइटेनियम 3+ करेगा,
टाइटेनियम +4 नहीं कर रहा, उसके अलावा वेनेडियम 3+ कर रहा है और जिंक 2+ आपका रंग प्रदर्शित नहीं कर रहा। तो देखो ये क्या है, ये हमने डी उपकोष के जो तत्व हैं उनमें रंग प्रदर्शित करने का कारण क्या था वो सीखा, रंग कौन सा रंग प्रदर्शित करेगा वो सीखा, कौन रंग प्रदर्शित करेंगे कौन रंग प्रदर्शित नहीं करेंगे वो सीखा, और संक्रमण का प्रकार भी सीख लिया कि यहाँ डी संक्रमण है। ठीक, अच्छा अब देखो हम अब डी उपकोष के तत्वों के और गुणों में हम इसके चुंबकीय गुण, उसके अलावा इसके उत्प्रेरकीय गुण, उसके अलावा इसके अंतराकाशीय यौगिक बनाने का गुण, मिश्र धातु बनाने का गुण, इसका जो परमाणुक आयनिक आकार है वो, उसके अलावा इनकी आयनन एंथैल्पी, इनका अध्ययन हम करेंगे। इन सब बातों का अध्ययन अभी हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।